आइए, स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साइंस के इस सीरीज में आज हम केमिस्ट्री का शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक एक वीडियो में पूरा केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। अर्थात रसायन शास्त्र। सबसे पहले बात आता है केमिस्ट्री। तो देखिए, विज्ञान का यह एक पार्ट है, ठीक। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात इस पदार्थ का संरचना कैसा है, इसके बाद संगठन, अर्थात बना किस चीज से है, इसके अलावा इसका गुणधर्म कैसा है, यानी कि प्रॉपर्टीज कैसा है, रासायनिक अभिक्रिया, में कैसे भाग लेता है, इन सबों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अर्थात केमिस्ट्री के अंतर्गत मुख्य रूप से हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थों के बारे में। और इस पदार्थ का संरचना कैसा है, इसका संगठन कैसा है, अर्थात बना किससे है, गुणधर्म इसका क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया में यह किस प्रकार से भाग लेता है। तो विज्ञान की रसायन शाखा के अंतर्गत हम इस चीज का अध्ययन करते हैं। तो इसका अगर हम डिफिनेशन का बात करें तो लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, संगठन अर्थात कंपोजिशन, एवं गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टीज कैसा है, एवं रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार भाग लेता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम केमिस्ट्री बोलेंगे। यानी कि पदार्थ के बारे में केमिस्ट्री के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम इसकी संरचना, इसका संगठन, इसका गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रिया में कैसे यह भाग लेता है, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ, परिभाषा क्या हुआ, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, संगठन यानी कि कंपोजिशन और गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज कैसा है एवं रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से भाग लेता है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट, फैक्ट वाला पॉइंट याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री ये कौन है, तो ये लेवोजियर है। तो यस, लेवोजियर को याद रखिएगा, इसका पूरा नाम होता है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को आप याद रखिएगा, लेमैन लैंग्वेज में आप इसको लेवोजियर याद रखिएगा। इसके अलावा मॉडर्न केमिस्ट्री जो है, यानी कि आधुनिक केमिस्ट्री को हम आधुनिक रसायन शास्त्र, इसको हम मुख्य रूप से 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग होता है भौतिक रसायन,
दूसरा को हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन, और तीसरा को हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में मुख्य रूप से हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं तो ये जो अणु है उसके भौतिक कणों के बारे में अध्ययन करते हैं, अणुओं के भौतिक गुण एवं अणुओं के भौतिक संरचना, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा यह प्रकाश रासायनिक प्रभावों पर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव, और इसके अलावा हम रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, इन सबों के बारे में हम किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, भौतिक रासायनिक है। तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत मुख्य रूप से अणुओं के भौतिक गुण, अणुओं के भौतिक संरचना, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव और रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से यह भाग लेता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। ये जो कार्बनिक रसायन होता है, मुख्य रूप से यहाँ पे कार्बन एवं हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात वैसा पदार्थ जो कि किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। अर्थात यहाँ पे कार्बन और अर्थात कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात जो जीवित जीव है, जीवित जीव जिसमें कि सब में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, तो मुख्य रूप से कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक, इसका हम अध्ययन करेंगे। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मुख्य रूप से हम निर्जीवों का अध्ययन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे खनिज हो गया, इसके अलावा धातु हो गया, ठीक, इसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गया। इन सबों का हम अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, तो हम केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक शाखा के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है पदार्थ। तो पदार्थों का हम वर्गीकरण करते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण। अब ये देखिए मुख्य रूप से पदार्थों का वर्गीकरण यहाँ पे हम दो वर्ग में बांटेंगे। एक को बोलेंगे भौतिक वर्गीकरण और दूसरे को हम बोलेंगे रासायनिक वर्गीकरण, ठीक। अब देखिए भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से हम यहाँ पे पदार्थ को तीन भाग में बांटेंगे। एक को बोलेंगे ठोस, दूसरे को बोलेंगे द्रव और तीसरे को बोलेंगे गैस। जबकि रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से यहाँ पे हम फिर दो भाग में बांटेंगे। एक को बोलेंगे शुद्ध पदार्थ और दूसरे को बोलेंगे अशुद्ध। इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को हम मिश्रण बोलते हैं। अच्छा, ये जो शुद्ध पदार्थ होता है इसको फिर हम दो भाग में बांटेंगे। एक को बोलेंगे तत्व और दूसरे को हम बोलेंगे यौगिक, ठीक। इसके अलावा ये जो मिश्रण होता है इसको फिर हम दो भाग में बांटेंगे। एक को बोलेंगे समांग मिश्रण, समांग मिश्रण, और दूसरे को बोलेंगे विसमांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण, ठीक। समांग मिश्रण क्या होता है, तो जिसमें सभी कण जो है पूरा मिल जाता है, अर्थात कुछ भी बचता नहीं है। विसमांग मिश्रण में क्या होता है, तो अलग से चीज दिखाई पड़ते हैं, ठीक। तत्व और यौगिक अर्थात हम रासायनिक जो वर्गीकरण है पदार्थों का दो भाग में बांटा, शुद्ध और अशुद्ध, यानी जिसको मिश्रण बोलते हैं। शुद्ध को फिर दो भाग में बांटा, एक को बोला तत्व, दूसरे को यौगिक। अशुद्ध यानी मिश्रण को दो भाग में बांटा, एक को बोला समांग मिश्रण और दूसरे को बोला विसमांग मिश्रण। अच्छा, ये जो तत्व होता है इसको फिर हम तीन भाग में बांटते हैं।
एक को बोलते हैं धातु, दूसरे को बोलते हैं अधातु और तीसरे को बोलते हैं उपधातु। इसके अलावा यौगिक जो है इसको फिर हम दो भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरे को फिर बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये जो पदार्थ है, पदार्थों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो इसको मुख्य रूप से हम दो भाग में बांटा। एक को बोला भौतिक वर्गीकरण, दूसरे को बोला रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक के अंतर्गत मुख्य रूप से हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक वर्गीकरण के मुख्य रूप से अंतर्गत शुद्ध और अशुद्ध दो भाग में बांट दिया। शुद्ध वाले को हम तत्व और यौगिक के अंतर्गत बांटे। तत्व के अंतर्गत मुख्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु को रखा जाता है। यौगिक के अंतर्गत कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक को पढ़ते हैं। मिश्रण जो है यह समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण, दो वर्गों में इसको बांटा गया है। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, ये जो डिवीजन है, आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए, ठोस, द्रव और गैस के अलावा पदार्थ के दो अवस्था और आता है। एक को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था और दूसरे को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो है ठोस, द्रव और गैस, इसके अलावा चौथा अवस्था आता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा और पांचवा को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। याद रखिएगा, एक एक करके इसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है और प्लाज्मा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर ले ठोस, द्रव और गैस के साथ। आइए, सबसे पहले अगर हम ठोस का बात करें तो ठोस में क्या होता है, आकार क्या होता है, तो आकार निश्चित होता है, ठीक। जैसे बोर्ड है तो आकार इसका क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक ना। और इसके अलावा हम ठोस में देखें तो इसका आयतन भी निश्चित होता है, आकार एवं आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। इसके अलावा द्रव का हम बात करें तो द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, इसका निश्चित होता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कोई पदार्थ है, द्रव है, द्रव अवस्था में, तो जिस जगह पे उसको दे देंगे, जैसे अगर मग में पानी को रखें तो मग का वो हो गया, अगर हम केतली में रखें तो केतली में वो चला गया। अर्थात क्या हम देखते हैं, आयतन जो है निश्चित है, लेकिन आकार क्या, जैसे आयतन कहने का मतलब वॉल्यूम, 1 लीटर लिया पानी, तो 1 लीटर पानी को मग में रखिए या 1 लीटर का पानी को केतली में रखिए, उसका वॉल्यूम क्या है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, वॉल्यूम निश्चित है, लेकिन आकार क्या है, अनिश्चित है। अर्थात जिसमें हम रखेंगे उसमें वह उसका आकार ले लेगा। इसके अलावा गैस में क्या होता है, आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे शेप यानी साइज और वॉल्यूम दोनों क्या होगा, अनिश्चित होता है। इसके अलावा तीसरा हमने बात कहा प्लाज्मा। ये देखिएगा, प्लाज्मा क्या होता है, जैसे सूर्य जो है, सूर्य बहुत तेजी से उष्मा प्रदान करता है, अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम के जलने से बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। एक्चुअली में हाइड्रोजन जलता है और हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसके फलस्वरूप बहुत बड़े मात्रा में हमको एनर्जी मिलती है। और इसके अलावा क्या होता है, तो वहाँ पे जो है गर्मी पैदा होता है, हीट पैदा होता है। तो सूर्य और तारा का जो उष्मा होता है, सूर्य एवं तारों की उष्मा, ये कैसा होता है, तो यह प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए प्लाज्मा अवस्था आप इस रूप से मान के चलिए, जैसे वोल्केनो इरेक्शन होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो वो जो मैग्मा है ना, वो मैग्मा जो पिघला हुआ अवस्था में रहता है, वही है एक प्लाज्मा का रूप। दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे लोहा के भट्ठी में देखिएगा, लोहा को बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको गरमाया जाता है, वो पिघलने लगता है,
तो वही अवस्था जब वो पिघलता हो, सुनार के दुकान पे देखिएगा चांदी को बहुत बड़े मात्रा में पिघलाया जाता है, चांदी को पिघलाया जाता है, और वही जो पिघलने वाला होता है अवस्था, वही अवस्था होता है क्या, तो प्लाज्मा का अवस्था होता है। यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे लगभग, ये लगभग का साइन होता है, और यह 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ पे हमको टेम्परेचर देखने को मिलता है। जी कहाँ पे, तो ये जो सूर्य और तारे के पास जो एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है, जहां से कि ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, वहां का टेम्परेचर कितना होता है, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वहीं पे अगर आप बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको ऐसे लिख लीजिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, एक्चुअली में ये होता क्या है, तो वह अवस्था जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप, वह अवस्था जिसमें किसी गैस को परम शून्य ताप, अब देखिएगा ये जो परम शून्य ताप होता है, यह होता है 0 डिग्री केल्विन या 273 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या होता है, परम शून्य ताप होता है। तो इतना पर शीतलन करने के बाद परमाणु की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है, परमाणु की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। तो यही क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, अर्थात पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी गैस पर, यानी जिसमें किसी गैस को परम शून्य ताप पर शीतलन अगर किया जाता है, तो परमाणु की जो मुक्त ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाती है, यही होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये यहाँ से जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो ठोस, द्रव और गैस इसी से रहता है, बाकी प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से नहीं रहता है। यानी कि 1, 2, 3 और ये चौथा और पांचवा, तो ये 4 और 5 से क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का केमिस्ट्री वाला सेगमेंट का। यहाँ पे हमने कुल मिला के जो है उसको एक बार रिकॉल कर लूँ। सबसे पहले केमिस्ट्री का बात करें तो यहाँ पे हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात पदार्थ का गुणधर्म कैसा है। जी हाँ, पदार्थ का गुणधर्म कैसा है, ठीक, संरचना कैसा है, प्रॉपर्टीज कैसा है, इन सबों के बारे में अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में वो कैसे भाग लेता है, यानी कि केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, इसके अलावा उसके कंपोजिशन और उसके प्रॉपर्टीज एवं रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से भाग लेता है, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। फिर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। यह PYQ है, आप इसको याद रखिएगा। यानी कि आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता कौन है, तो एंटोनी लेवोजियर है। आधुनिक रसायन शास्त्र को हम मुख्य रूप से 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं भौतिक रसायन, दूसरे को बोलते हैं कार्बनिक रसायन और तीसरे को बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत मुख्य रूप से अणुओं के भौतिक गुण, इसके अलावा भौतिक संरचना, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव या रासायनिक अभिक्रिया में ये किस प्रकार से भाग लेते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मुख्य रूप से कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोजन आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। खास करके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव है, उसका हम अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। यानी कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मुख्य से हम निर्जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि खनिज हो गया, धातु हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गया, इन सबों के बारे में हम अध्ययन करते हैं।
इसके अलावा पदार्थों का वर्गीकरण हम पढ़ा। पदार्थों का वर्गीकरण दो रूप से किया गया है, एक को बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण, दूसरे को बोला जाता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से हम पदार्थ को तीन वर्गों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से शुद्ध और अशुद्ध, यानी कि जिसको मिश्रण कह सकते हैं, बांटते हैं। शुद्ध के अंतर्गत तत्व और यौगिक आता है। तत्व यानी कि धातु, अधातु और उपधातु से मिलकर बनता है। यौगिक के अंतर्गत कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक का हम अध्ययन करेंगे। फिर अशुद्ध यानी कि मिश्रण जो होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं समांग मिश्रण, दूसरे को बोलते हैं विसमांग मिश्रण। इसके अलावा हमने यहाँ पे सभी के बारे में इन डिटेल अध्ययन किया। ठोस क्या है, तो जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। कहने का मतलब है ये कलम क्या है, ये ठोस है, मतलब ये इस साइज का है और इसका मान लेते हैं कि यह जो है 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। और ये लंबा है, छाराकार है, ये इसका क्या हो गया, आकार हो गया। तो ठोस वह है पदार्थ जिसमें कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव वह है जिसमें आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। मान लीजिए 1 लीटर पानी को हमने मग में लिया और 1 लीटर पानी को फिर हमने केतली में डाल दिया, तो मग वाला आकार उसमें आ गया, फिर केतली में डाले तो केतली वाला आकार आ गया। इसके अलावा गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है, तो ना तो इसमें आकार होता है ना तो इसका आयतन निश्चित होता है। प्लाज्मा का बात करें, ये चौथा अवस्था है। तो सूर्य और तारे की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। अर्थात इसको समझिए, लोहा के भट्ठी में जब लोहा को बहुत अत्यधिक टेम्परेचर पे पिघलाया जाता है तो वो जो द्रवित रूप होता है वही प्लाज्मा अवस्था होता है। अर्थात सुनार के दुकान पे आप देखिएगा कि चांदी को पिघलाया जाता है, फिर उसको आकार दिया जाता है, तो पिघलन वाला अवस्था प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य और तारे में जो वहां पे ऊष्मा निकलती है उस समय उसका टेम्परेचर कितना होता है, नाभिकीय संलयन के कारण जो होता है तो वो प्लाज्मा अवस्था में होता है, उसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, यह PYQ है, आप याद रखिएगा। अर्थात जो सूर्य और तारों का जो पिघलने वाला अवस्था है, जहां से कि बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलता है और प्रकाश निकलता है, वहां का टेम्परेचर कितना होता है, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा अंतिम अवस्था आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यह वह अवस्था होता है जिसमें किसी गैस परम शून्य ताप कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री केल्विन। शीतलन करने के बाद परमाणु की मुक्त ऊर्जा लगभग क्या हो जाती है, तो समाप्त हो जाती है। तो यानी कि अगर हम इतना डिग्री पर किसी पदार्थ को हम गर्म कर दें तो परमाणु में जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो ये था हमारा आज का केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। फिर आगे हम ठोस, द्रव, गैस किस प्रकार से यहाँ पे वो होगा उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।